भगवती गंगे त्रिभुवन तारिणी हमेशा बीमार रहते हैं। मैंने बहुत समझाया कि बलियाना है, नाटक हम ही संभाल लेंगे, पर वो माने नहीं। और इधर अब तबीयत खराब रहती। विनायक, मंच की तैयारी पूरी हुई? मंच कल तक तैयार हो जाएगा और शहर में ढिंढोरा पिटवाने का इंतजाम कर लिया है। पर्दे पहनावे सब आ जाएंगे, बता रखा है। सब काम सही ढंग से चल रहा है, बस एक मिश्रा के सिवा। गोस्वामी जी, उस मिश्रा को नाटक से हटाया नहीं गया ना, तो ये उत्सव होने से रहा। अरे स्वयं काशी नरेश नाटक देखने पधार रहे। सो तो है, पर करे क्या? है तो वो गुणी, और बहुतों में तो ये गुण भी नहीं होता है। गोस्वामी जी, पुरोहित का पात्र मैं करूंगा, मुझे दे दीजिए, मैंने सब याद कर लिया है, गा भी सकता हूँ। हाँ, मिश्रा जितना मिश्रा नहीं, मिश्रा 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 पुरोहित का पात्र करेंगे, जुबान तो सुधार दो पहले। बार बार मेरी जाति को कोसना जरूरी है। अरे काली तेरी जाति की बात कौन कर रहा है, पर भाषा पर कार्य करना आवश्यक है। गोस्वामी जी, करने दीजिए ना, जब तक मिश्रा नहीं आता तो यही करें। वैसे भी राजा के पाठ के लिए मैं हूँ, आप बनेंगे मंत्री, तो हमारा कालीचरण दूसरा पुरोहित क्यों ना बने? कालाय तस्मै नमः। और मैं आमी की भालो, अब लोग हो में नाक की नोक पर
शब्दों में शोध। अरे दादा, इस बार तुम्हें सत्य हरिश्चंद्र में सम्मान वाला पान नहीं देंगे। अब तो चुप हो जाओ। हाँ मिलेगा ना, चांडाल का। ओ, आ गए। ऐसा लगा कि अबेर हो गई। सब आ गए। अच्छा भैया, वो स्वामी जी आइए, तीसरा गाला पकड़िए। कुछ नहीं। अरे तो कुछ शुरू का नहीं करते। ये भैया आजकल दिन जल्दी ढल जाता। अबेर ना करो, चलो चलो शुरू करो। आ अरे तुम तो कचू कहो इनसे। तुम बैठो, हम शुरू करेंगे। हाँ, कहा भैया काहे कि पुरोहित का पात्र हमें मिल गया है, इसीलिए तुम देर से आए हो, पी के आए हो और लड़खड़ा भी रहे हो। लड़खड़ाहट। हम उमा शंकर मिश्रा मोड़ वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती नाटक तुमने पढ़ा है और कंठाग्रही है। तो उस नाटक का पुरोहित का पात्र क्या? बोल बता। वो शराबी धुत नशे में लड़खड़ाता हुआ आता है कि नहीं? अरे हमने अभिनव बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र से सीधे सीखा है। यथार्थ यूं ही नहीं उतरता। और अपनी ही जेब से अपनी चुन्नी वह करके पूरे 2 घंटे तक मधुशाला में तप किया है। तब यूं प्रस्तुत हुआ नए प्रकार का रंगमंच, नया नाटक, नया अभिनय। क्या समझ रखा है? ये नाटक की थोड़ी है। गोस्वामी जी, जरा आप इन्हें समझाइए ना, ये भले लोगों की रीत नहीं है। देर से आना, पी के आना और उसमें बाबूजी का नाम कैसे? क्यों भाई, तुम रोज पीकर क्यों आते हो? हाँ, दिन प्रतिदिन अगर यही चलता रहा ना तो मैं बाबूजी से साफ साफ कह दूंगा कि अपना उत्सव होगा और मैं कमेगा। अरे ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने? शुरू कीजिए ना, फिर हमें अंधेरा हो जाता है। दीदी आप तो जानती ना। अरे शुरू करो ना भाई, कितना टाइम लगा? शुरू कर। ठीक है, कर रहे हैं शुरू करिए। डाली, तू बैठ जा। हाँ, और तू देख, तू सीख लेगा। हाँ, और कल से अगर ये पी कर आया देर से आना तब पुरोहित का पात्र तू ही करना, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो भाई शुरू करो। वाह 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 वाह! आज शाम की कैसी शोभा है। धरती रक्त सी। सुनो ये का गजब रहल है। रेखा बुद्ध रहल ए नहीं आवता। है। बकलो लाता ना, अवतरण ए नहीं अवतरण। हाँ, ऐसा कहा जा सकेला है नहीं आवतारण। अरे कौन आ रहा है भाई? अरे वो परदेसी ये लग करे, तुम मजेदार ढंग से ना सुना सका। ऐसे काहे कहता है मजेदार ढंग से ना सुना सका? बहुत सुना जब हम सुनाई जाता नहीं तो काहे बीच में? अरे भाई क्या है? यहाँ काशी में विदेश से आने वालों की यूं भी कोई कमी नहीं है। जा तुम ले लो अपना, हमें नाटक का अभ्यास करने दो। अब बिना पे नहीं थे बोलत के सर जी, बिना पहले तोहरा लोगन के सामने एक अद्भुत को लाके खड़ा करे देता नहीं है। बकवास मत करो। अरे वो सामान्य आदमी ना हा। अरे वो आदमी ना, वो ऐसा आदमी हा, अजीब आदमी हो। अगर तुम लोग चाहो तो यहाँ बैठ के हमारा नाटक देख सकते हो, मगर इस तरह भी तंग मत करो। ऐसा कैसे कर सके लू लीला देवी जी? ऐसे पैसा कर तो कैसे चले लीला देवी जी? हमार परदेसी मणिकर्णिका घाट पे बात करे हो तब। मुर्दा से बात करे हो तब? हाँ। तब तुम्हारी अपेक्षा कम होएगा लीला देवी जी? क्या मरे हो से बात की? हाँ, चिता चढ़े खातिर तैयार मुर्दा निर्जीव उत्सव से बात करे हो। तू नाटक वाला हो है ना? पूरी छोट अजरा तोरा से नहीं बचत, अजीब होगा। अरे तुम दोनों ने उसे मुर्दे से बात करते हुए देखा क्या? अरे मुर्दे के चेहरे पर तो कपड़ा लिपटा होता है ना। मुर्दा बोला कैसे मालूम? इन्होंने कहा और तुमने मान लिया। अरे परदेसिया जवाब की हिलास, तब पता ना चली का? मुर्दा का कपड़ा हिलाल तब पता न चली का? खाली बात तो ना कैलाश, हंसबो कैलाश। वो कैलाश? हाँ, ऐसा लगा जैसे मुर्दा गुदगुदावत हंसत हंसत आगे चल देना। ए पकड़! तब से वो बात हमार माथा में घूमत रहेला कि कुछो विचित्र बा विचित्र पता चलल। का पता चलल रे? वो परदेसी की आंख की पलक तो हिलते ना रहे। अरे खाली पलके ना, ओकरा की आंख पर तो भौंके ना रहल। ये बिल्कुल मछलिया की आंख जैसी हमेशा खुलल वैसा। अरे मछली की आंख का सकेल या मरल आदमी की आंख को का सकेल? राम बचौले जे नजर हमनी पे पड़ती ते हम तक बेहोश। ते हम तक बेहोश। ठीक बा। ते हम तक बेहोश। ये पटक दिली। 3 बार भी हो।
मननी के बात के रोचक ढंग से कहेगा चाहिए लगता, मगर ये ना भूल कि बात की सच्चाई के नजीक रहेगा चाहिए। ठीक बा ये कहला के बजाय ये कहला ठीक रही कि अब तक देखल चेहरा से परदेसी का चेहरा एकदम भिन्न रहा। ऐसा न कहे जा सके कि ओकरा चेहरा अलग रहे। अरे कहीं निकलता तू देखा कि हम देखे, हम देखो। अरे ना छाड़े हम नीचे, हम देखो। अरे आंखें हमारी तू ना देखो। चुप भाई चुप। अब यूं ही हवा में महल बनाते रहोगे, ये बताओगे भी आगे क्या हुआ? बताएं वहां से चलकर उस सीधा दशाश्वमेध घाट पहुंच गए। ई का कहता रे बुड़बक दशाश्वमेध घाट पहुंच गई? अरे ओकरा से पहले जलासी घाट, नीर घाट, ललित घाट पहुंचने से पहले ही पहुंच जाई का? हाँ, वो आगे हम पीछे पीछे अय्यार के दुश्मन एक छदम भेष में एक सामने रहे और पीछे जा चिंधना गई रे कभी यहाँ छुपाऊले कभी वहाँ छुपाऊले ये राजनों के ठोंगों रचले। अगर वो इतना ही ज्यादा विचित्र था तो किसी और का ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? ये तब से हम वही बात तो कह रहे हैं मंजरी बहन कि काशी के लोगन में अद्भुत को छीनने की शक्ति खत्म हो गई। हमारे काशी के लोगन में चमत्कार के तनी को मूल न रह गई। चमत्कार इनकर बीच से गुजरी तो भी जगह न दी है काशी के लोग। हाँ। अरे एक तरह के उपेक्षा मंजरी। अरे आगे की होलो। और आगे का आगे वो परदेसी दशाश्वमेध घाट पहुंच के ये ऊंचा टीला चुन लिया। अरे ये सब का बक्का तू ऊंचा टीला? नारायण शास्त्री जी का कीर्तन वाला टीला बोल। हाँ वही कीर्तन वाला टीला। कीर्तन वाला टीला। वहां पहुंच के दिव्य तेज से परिपूर्ण गंगा जी की ओर उन्मुख भइले। पीठ पीछे सूरज हंसत रहले। सफेद बाल आग की लपट के जैसे चमकत रहे और तबु परदेसी फटाफट काव्य पाठ कैलस। काव्य पाठ? हाँ, फुलल कंठ, शुद्ध उच्चारण, नाटकीय निर्वाह। हमने ही खड़ी बोली। हमारी काशी नगरी के बारे में एक कविता पढ़ना तो मिलाई थी। देखी तुमरी काशी लोगों देखी तुमरी काशी, शहर विराजे विश्वनाथ विश्वेश्वर जी अविनाशी। आदि काशी बाण मंडोरिया बाबन और सन्यासी, आदि काशी रेड्डी मुंडी रान खान की काशी। लोग निकम्मे मंदी कंजर लुटेरे विश्वासी, महारसी झूठे सुखदेव फिक्रे बदमाश। अरे ये तो बाबूजी की कविता है। प्रेम जोगरी नाटक वही। हाँ ये तो वही है। परदेसी है तो आश्चर्य, लेकिन उसके पास ही कविता कहाँ से आई हो? आश्चर्य, प्रेम जोगरी नाटक में ये पद गाने वाला भी परदेसी ही है और इनकी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है कि नाटक का पात्र ही वास्तव में प्रकट हुआ। एकदम विचित्र बात है। ये तब से हम वही बात तो कह रहे हैं मंजरी बहन की विचित्र बात है। नाटक के पात्र हा कि सच्चा प्रेत हा? ये कवि की कल्पना है या शिव जी की शक्ति है, कुछ नहीं बुझा। तो वहाँ खड़े लोगों ने क्या किया? क्या उन्होंने इस चमत्कार की ओर ध्यान नहीं दिया? ध्यान कैसे नहीं दिया? अपना वो मांझी के दरवा है ना, हाँ वो सड़ल दांत वाला। वो सड़ल दांत वाला कुछ बेसी ही चढ़ा ले रहा है कि बरस पड़ल विलायती पर। रंडी मुंडी रांड भेड़िया ये सब कह के हमारे काशी की निंदा करता है तू? फिर तक कहलस की मार अबला हाथ उठाइलस पर हाथ उठल के उछल रही गई जैसे गांठ मार दिलस। आखिर खड़े खड़ा रह गए तब जाके बाबू लोगन में गौरव जागल और सम्मान से विलायती से बात करे लगलन। और स्पर्धा करत विलायती के पास पहुंचे और एक साथ कहने लगलन, आपकी क्या सेवा करें? आज्ञा आज्ञा दें, दें, प्रयोजन बताए। आप कौन है? क्या कहा उसने? मृत्यु।
लिया? हाँ जी हाँ, बाबूजी का ही नाम लिया। और वहाँ जमे लोगों ने इस तरफ उंगलियां दिखा करके कहा कि यहाँ के लोगों को मालूम होगा बाबूजी कहाँ है। तो क्या वो इधर आए? अरे हम नदी में गिरते पड़ते यहाँ तक पहुँचे, सोचे उनके आगे से पहले आपको सूचना दे दें। अगर उसने बाबूजी का नाम लिया तो हमें तो बहुत डर लग रहा है। अरे मंत्री, इसमें डरने की क्या बात है? बाबूजी का मित्र है, विदेशी है, तू उन्हीं की तरह विनोद नहीं होगा। आने दो। भैया मैंने मुंह हिला दिया। हमने कहा ऐसे खड़े रह जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ से मेरे बाबूजी की ड्योढ़ी पर भी रेजिडेंट निवास करते हैं। भाइयों, मैं आप हमें ढूंढ रहे हैं। क्षमा करें, हरिश्चंद्र विनोदिनी नाट्य सभा के पूर्व अभ्यास की जगह यही है। यही हम ही कलाकार हैं। कहिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? क्या आप मुझे बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के निवास का पता बता सकते हैं? जो विख्यात नाटककार, पत्रकार, कवि और काशी के वरिष्ठ नागरिक हैं। बाबूजी को कौन नहीं जानता? वो ही हमारे सभा के अध्यक्ष हैं। हाँ, जिन नाटकों का हम अभ्यास कर रहे हैं वे सब उन्हीं के लिखे हुए हैं। अगले हफ्ते से उनके नाटकों का उत्सव आयोजित होने जा रहा है। स्वयं काशी नरेश नाटक देखने पधार रहे हैं। आनंद का विषय। कहिए तो आपको बाबूजी के यहाँ तक ले चल। उन्हें आप जैसे अतिथियों का स्वागत करने में बहुत आनंद प्राप्त होता है। बस पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। कृपया आप मुझे वहां ले चलें। तुम लोग नाटक का अभ्यास करो, मैं बाबूजी की जोड़ी तक छोड़कर आता हूँ। लकड़ी काट रहे सत्यवान को अचानक प्यास लगी। प्राण दोलायमान हो, प्राण दोलायमान हो। सत्यवान पेड़ से नीचे उतरा। सावित्री ने पति का मुख देखा तो कांप उठी। लगा जैसे साक्षात मृत्यु के दर्शन कर रही है। उसने अनुभव किया कि विनाश के जिस घड़ी की उसे प्रतीक्षा थी वो निकट आ गई है। उसने पति को अपनी बाहों में लिया और नियति का सामना करने को तैयार हो। माँ जी, बाबूजी से मिलने कोई विदेशी आए हैं। गोस्वामी के साथ हैं। आ गए। भीतर बुला। जी, यूं जल्दबाजी ना करें। लिखना हो जाए। एक विदेशी आपके बारे में पूछ रहे हैं। विचित्र बात है कि दशाश्वमेध घाट तुम्हारे आने से पहले लक्कड़ फक्कड़ यहाँ आए। यहाँ भी पहुंच गए। लगातार बोलते रहे। लगा कि उनके बोलने में अतिशयोक्ति ही अधिक थी। मुझे भी उनकी बातें सुनकर ऐसा ही लगा। वो दिखने में विचित्र भले ही हो पर लगते सब हैं। नाटक का अभ्यास कैसे करें? अच्छा चलो, कल अंधेर नगरी चौपट राजा किया और आज वैदी की हिंसा कर रहे हैं। सिर्फ
मिश्रा इससे दर्द है। हाँ बहुत पीता है, मंगलाई थी, खूब रोई बेचारा। आज भी देर से आया। देखो उससे कहो कि यदि विलंब से आएगा तो बाबूजी को क्रोध आता है। मैं कल परसों उस तरफ आया। जी आने वाले के बारे में अफवाह है, कुछ भी कह दो कि इंग्लैंड से महारानी का अधिकार है। मैंने वही कहा, बाबूजी के मित्र हैं, विदेशी आगंतुक हैं, तो आप ही की तरह विनोद भी है। चल जलपान कराए। प्रणाम। सुना आप रास्ते में खड़े होकर मेरा पद गा रहे थे। प्रेम जोगिनी नाटक में परदेसी ही तो पद गाते हैं। मैं भी एक विदेशी हूँ। विदेशी होकर भी हिंदी साहित्य का अच्छा ज्ञान। कहो मेरा पद क्यों गा रहे? तुम तक पहुंचना जो था इसलिए। कौन हो तुम? मृत्यु। यह शहर धोखेबाजों, दगाबाजों, लुटेरों और जादू टोना करने वालों के लिए ही है। उधर निमित्तम बहुकित वेशम। काशी नगरी के लिए मौत का वेश असंगत नहीं है, लेकिन तुम पर विश्वास कैसे किया है? क्या करें? इधर कुछ समय से मृत्यु मेरे मन में स्थित हो गई और मैंने अपनी कल्पना से उसे एक आकार भी दे दिया। और यह भी सच है कि मेरी कल्पना और तुम्हारे आकार में समानता है, लेकिन तुम सच में आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? नहीं, कुछ मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन मेरे प्रति तुम्हारे मन में इतना विशेष सम्मान क्यों उत्पन्न हो गया कि तुम व्यक्तिगत रूप से आ गए? मैं किसी भी तरह आ सकता हूँ। बिना सूचना दिए आत्मग्ना तुम्हारा स्वभाव है ना? कहीं पड़ी हुई बात याद आती है, मौत धोखेबाज की तरह, आने वाले कल के पीठ में चुभी कटार की तरह। ऐसे पर सवार हाथ में धंधा लिए नहीं आया। तुम्हें इसका परिज्ञान है कि भैंसे पर सवार होकर आने वाले के लिए काशी निषिद्ध नगरी है। काशी में मौत का एक चेहरा है, पहचान उन्नत होगी, ये भी कहीं पड़ी हुई बात है। चेहरेदार मौत हो। हाँ तुम कह रहे। बाबूजी, बाबूजी मुझे भय लग रहा है। भाई की क्या बात है? एक नाटककार का और नाटकीय चरित्र यहाँ प्रस्तुत ना होंगे तो और कहाँ होंगे? इसे भी मेरे नाटक का एक चरित्र समझ। ये परिहास का समय नहीं है बाबूजी। अब परिहास किसने किया? वो बात नहीं है। हमारी बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई। समझ में आ रही है तभी तो 30 हो रही है। जब समझ में आ रही है तो यहाँ रुकने का प्रयोजन क्या है? पान खाएंगे? नहीं। जब तुम आए तो मैं इस लोक व्यापार के कार्य निपटाने की जल्दबाजी में। भय नहीं लगता तुम्हें? तुम समझते हो मैंने तुम पर विश्वास किया? मैंने केवल इतना कहा कि मैं इस लोक व्यापार के कार्य निपटाने की जल्दबाजी में। उम्र में छोटे हो तो अकाल वरण मेरे वंश में निरंतर प्रवाहित था। जब मैं 5 बरस का था तब मेरी मां गुजर गई। पिताजी मेरी आंखों के सामने गए, यहीं इसी जगह बैठे थे। उस दिन मेरे और मेरे छोटे भाई के उपनयन संस्कार का दिन था। माथे पर तिलक, चेहरे पर देवी प्रभा अंकित, अस्वस्थता की सूचना भी नहीं थी। उन्होंने हम दोनों भाइयों को अपने पास बुलाया और बोले कि अब हम चलते हैं। तब मैं 27 बरस का था और आज मेरी उम्र 35 है या इससे ज्यादा ही समझे। नियति का सामना करने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं, लेकिन इसका कारण तुम्हें नहीं मान सकता। बात कर दिखाऊं कुछ? कैसे साथ? मुझे मारकर कौन सी सिद्धि हासिल कर सकोगे तुम? मेरे साथ ही विलुप्त हो जाएगी मेरी चेतना, चेतना के साथ स्मृति, स्मृति के साथ जाति, परंपरा, धर्म आदि सब कुछ। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं मैं। इतना निश्चित मत रहो। काशी में तुम्हें, यहाँ के लोग स्वयं प्रेरणा से अपने प्राण त्याग करते हैं। यहाँ की मृत्यु को धर्म सम्मत आत्महत्या भी कह सकते हैं। तो अरे कहा ना,
जब तक मैं अपनी इच्छा से ना हूं तो कुछ नहीं कर सकता। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे, तुम स्वयं आओ। ठीक, ईश्वर यही चाहते हैं तो आ जाऊं। द्रोही जीवन जी चुके हो, अंग्रेजी शिक्षा पाई है, क्या अभी तुम्हारा विश्वास सुदृढ़ है? मैं बनिया अर्थात जाति से व्यापार तत्व के साथ कटिबद्ध होकर हट करना हमारी रीति नहीं है, बल्कि हर संदर्भ में अत्यधिक लाभ प्राप्त करना ही हमारा व्यक्तित्व है। कैसे? मैंने कहा ना, मैं इस लोक व्यापार को निपटाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त। कैसी शर्त? मैंने सुना है तुम एक महान जुआरी हो। मैंने गलत तो नहीं सुना है? मैं भी जुआरी, चौपड़ खेले। जिस दिन खेल में तुम मुझे हरा दोगे उसी दिन तुम्हारे साथ चल पड़ूंगा। जुए में कोई भी आ सकता है, बस निकलने का प्रयास मुझसे न करना। ऐसी बात नहीं है। यदि तुम हारोगे तो भी तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन जब हारोगे तो एक और खेल खेलना होगा। तुम्हारी शर्त मैं क्यों मानूं? तुम मानोगे? मौत के झंझट से मैं मुक्त हो चुका हूं। मैं तुमसे बातें करूंगा और व्यक्तिगत रूप से आया हो तो व्यक्तिगत आचरण करने के अलावा तुम्हारे पास कोई और अन्य मार्ग नहीं। और वैसे तुम मेरे अतिथि भी तो हो। ठीक है, मान लिया। मृत्यु से खिलवाड़ करना कितने लोगों के लिए संभव? मल्लिका, चौपड़ विषाद पासे ले आओ, पानदान भरवा दो। मनमौजी आदमी हो, जो भी करो खुशी से करो। जीवन का संचय नहीं किया जा सकता, वो व्यय किया जा सकता। व्यय करो, उड़ा दो। एक विधवा मृत पति की औरत जीते जी भी मरी हुई अपना सारा प्रेम मुझ में संचित करने चली है। मैं जितना भी व्यय करूं इसका प्रेम कम नहीं। बस ये अधिकार है। मेरे पूर्वजों ने संपत्ति अर्जित, राजाओं नवाबों को कर्ज देकर ब्याज अर्जित किया, सोचा कि आने वाली संतान के लिए सब कुछ कर रहा है, मैंने उसे भी व्यय कर। इस नगरी द्वारा संचित परंपरा व्यय करती है। मेरी पत्नी है, उसने दाम्पत्य नामक रोग संचित करके रखा है, इसीलिए स्वयं रोगग्रस्त हूँ। मैंने सारा दाम्पत्य व्यय कर दिया। अब तुम आए, तुम्हें भी व्यय कर डाल। करो प्रयास। औरतों का सुख नहीं, तुमने नहीं भोगा। भोगा होता तो मृत्यु कैसे? मैंने भोगा। जीवन में कई खेल खेले हैं मैं, और इतना सब कुछ खेलने देखने के बाद मैं लालची कैसे हो सकता? मृत्यु से खेलने के लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूं। मैं भी तैयार हूं। तो शुरू हो जाए निष्काम का खेल। खोए हुए की याद न रहे जुए, जीते हुए का हिसाब न रहे। आहें, कामना, कातरता कुछ भी न रहे इस खेल। खेलते चलना ही खेल की जीत। बंद करना हार, मौत। इसीलिए तुम जुए में असली। चलो, तुम ही चलो पहली चाल। तो लो
शिव प्रसाद सितारा हिंद अर्थात हिंदुस्तानी आसमान पर चमकने वाला सितारा, ऐसा कहकर अंग्रेज महाप्रभुओं ने हमारा सम्मान किया है और हमने उसे विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया है। लेकिन ये जब से हरिश्चंद्र के घर में विदेशी मेहमान आया है, मेरा हृदय बड़ा व्याकुल है। वो बहुत चालाक है। किस तरह अंग्रेज राजघराने के नजदीक पहुंचा जाए, सारे उपाय अच्छी तरह जानता है। अतिथियों को अपने घर ले जाता है और स्वांग ऐसे रचता है कि किसी को कानों कान खबर नहीं होती। इस बार भी यही हुआ होता। अगर उसकी नाट्य मंडली के एक सदस्य ने अपना मुंह ना खोल दिया होता कि ब्रिटिश महारानी के एजेंट आए हैं और किसी को खबर ना हो, इसीलिए बड़ी निगूढ़ता से नगर में प्रवेश किया है। जब वेल्स के राजकुमार यहाँ आए थे तब भी ऐसा ही हुआ। खूब बढ़ चढ़कर उनके स्वागत सत्कार में हिस्सा लिया और उनका मार्गदर्शक बन बैठा और बस उनके सम्मान में पद रचे, उनके सम्मान में पद गाए और उनका करीबी बन बैठा। तब से जैसे ये रिवाज ही चला आ रहा है। लेकिन मैंने भी यहाँ के अंग्रेज अफसरों को उसके गोमुख व्याघ्र जैसे स्वरूप का परिचय करा दिया है और अब वे जान गए कि हरिश्चंद्र कितना खतरनाक आदमी है। लेकिन क्या किया जाए, अब कोई इंग्लैंड से सीधा उसके घर में ही आके रुक गया है। अच्छा, कौन आया है ये पता लगाने के लिए मैं रेजिडेंट के दफ्तर भी हो आया। उन्होंने कहा कि औपचारिक मुलाकात का कोई कार्यक्रम ही नहीं है, यानी इतनी रहस्यपूर्ण मुलाकात है कि उन्हें तक खबर नहीं। दायां हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को खबर नहीं। मतलब इतनी शिथिलता यदि अंग्रेजों के राज्य में भी है तो इस मुल्क का तो भगवान मालिक है। ओ लक्कड़ फक्कड़ है, इन्हीं से पूछता हूं, क्योंकि सबसे पहले उस विदेशी को इन्होंने ही देखा था। लेकिन इनसे बात करना और शहनाई का मुंह चूमना दोनों एक बराबर। हाँ, शाम तक मेरी जिज्ञासा पूरी काशी में प्रसारित हो जाएगी। ऐसा करता हूं, यहाँ छुप जाता हूं और अचानक सामने आकर मिलूंगा। ये ठीक है। हम हैं लक्कड़ और ये है पक्कड़। ये मणिकर्णिका घाट के विश्वविख्यात शमशान खातिर लकड़ी काटब, मुर्दा जलाओ, ये सब हमनी के धर्म कर्म। हाँ, ई तरफ हाथ मुंह न दिखावा काहे दे था। अपन गांव के शमशान का याद कई के रहुआ ऐसा सोचे हो का, पर हमार शमशान मामूली ना है। हमार शमशान राउर गांव के मेला जैसन हो गेल। एक को जाता, दूसरा आवता, दूसरा जाता, तीसरा आवता, और तीसरे मुर्दे के जाए के पहले ही दूगो और आए खातिर तैयार खड़ा रहता है, बिल्कुल कारखाने के जैसन। जानत हो, मणिकर्णिका घाट में मुर्दा जलाओ विश्वनाथ जी के मंदिर में पूजा कैले के बराबर ही सम्मानदायक है। फिर भी सेवा करनी पड़ती है। भीड़ भाड़ और जल्दबाजी, बीड़ी पिए तक के फुर्सत नहीं के। फिर भी सेवा करनी पड़ती है। चल, सेवा तो करनी पड़ा था भैया। प्रणाम राजा साहिब। अरे एक बात बताओ, ये कल कुछ काशी में विशेष हुआ क्या? ये पक्का कल काशी में कोई विशेष बात नहीं का? अरे नहीं तो। अरे नहीं, कोई विदेशी आए सुना? राजा साहेब, काशी में परदेशियों की कौनो कमी नहीं थी, आज जात रहा था। सच उन लोगों की तरफ ध्यान दे तो अपना काम धंधा कैसे चली? अरे नहीं, ये हरिश्चंद्र के घर में कोई आया ऐसा सुना है। अच्छा, तुम ही वहाँ छोड़ के आए थे। हाँ, तफसील दो। ये बिल्कुल बोए भाग के हम आए जैसे, और दुबले पतले लंबे चौड़े पकड़ के जैसे। बग्घी में आए क्या? हाँ राजा साहब, उन घोड़ा गाड़ी से उतरे। ये दरवाजा हम ही खोले। उन्होंने चांदी का सिक्का ऐसे उछाला जैसे खोटा सिक्का। अच्छा, लंदन से आए क्या? काऊ लंदन से आए करे? अरे बकलोल, लंदन से ही तो आए ना हूँ। कलकत्ता होकर आए क्या? हाँ राजा साहब, कलकत्ता उतर के कुछ देर आराम करके तब यहाँ पहुँच ले। अरे वाह राजा साहिब, आपने उन्हें देखा तक नहीं और ये सब कैसे बूझ गए? अरे बुड़बक, ये सिताराएं ही नैसे थोड़े बने हैं। ये लगातार मुंहों बंद नहीं की, अंग्रेजी में ठूस फूस फूस ठूस ठूस। ये संदूक लेकर आगे आगे चल रहा था और हम उनका हाथ थामे संग संग चल रहे थे। हाँ, आगे आगे आगे। ये बताया तो संगे संगे चल रहे थे। आगे? अरे आगे नहीं राजा साहब, हम संग संग चल रहे थे। अरे आगे क्या हुआ वो बताओ। अच्छा, आगे हम उनसे कहे कि लंदन दूर है बाबूजी, वो बोले यस यस। हम पूछे
जनाघर रखे हैं। वो बोले SS ये बताओ, उनके शरीर पे सूट था कि वो वर्दी थी? वर्दी ए वो का होता राजा साहब? अरे वो होती ना वर्दी, पोशाक पोशाक पोशाक। अरे उनके तो पूरे बदन पर पोशाक थी। और वो थे क्या, वो मेडल लगते थे। अच्छा, उनके पास तलवार थी कि पिस्तौल थी? पिस्तौल, एक तलवार जैसी पिस्तौल। हमारे घर क्यों नहीं लेकर आए? हमने उनसे कहा राजा साहब। हम कहे कि बाबू हरिश्चंद्र थोड़ा बागर आदमी है, छोड़िए, चलिए मालिक के घर चले। हमने यो उनसे कहा कि राजा शिव प्रसाद जी के घरे पखाना खाकर नीचे नहीं बैठल जाते, उसी पर बैठल जाते। बोले नो, अभी टाइम नहीं है, फिर कभी करेंगे। बड़ी गहरी चाल चली है इसने, इसकी कूटनीति बड़ी गहरी है। कुछ कहे का राजा साहब? हाँ, लक्कड़ भक्कड़। हाँ। सुनो, उन पे नजर रखो। हाँ, ठीक बात। और जैसे ही कोई विशेष बात दिखाई दे तो हमें बताओ। ठीक बा मालिक। किसे बताएंगे? आपको राजा साहब। इनाम पाओगे, ये लो। संदेशा देंगे मालिक। ठीक है, ठीक है। ए बेचारा बाबूजी से बड़ा ढाक करेला। अरे पर हमनी के सब कुछ सच सच बताए देख रहा हो कर। ये सच का होता है रे? यही कि आई मेहमान मौत होगा। अरे हाँ, वो आइल मेहमान से जब अपन पूछत रहिल तो वो अपना नाम श्रीमान मृत्यु तो जरूर बताइला, पर एकरा के सच कैसे मान लिया जाए? और चल एकरा के सच भी मान लिया जाए तो वो राजा साहब अपनी बात पर विश्वास करेंगे? अरे पर बाकी सबसे तो ऐसे ही ना बताए हैं। ए बाकी लोगों ने पैसा नहीं दिया पगले, पैसे देवे बारे को वही बताना चाहिए जो वो चाहे। बाबूजी ने क्या चाहा? का अंग्रेज रानी के दलाल को चाहा और का। अब आया ना रास्ते पे। मतलब बाबूजी ने मौत को चाहा का? अब बाबूजी का चाहते ही बताना तो बहुत ही मुश्किल है। जल शमशान पे मुर्दा इंतजार कर रहे होंगे। चलो हो, आज तीसरा दिन है, आज भी जीत नहीं पाओगे, मान लो हार। प्राण के फिसलने तक प्रतीक्षा करना मेरी वृत्ति है। तो प्राणों की अपूर्णता का लाभ उठाकर खेलने वाले हो? कहो, कुछ अपने बारे में बताओ। क्या जानना चाहते हो? कौन हो? देवता हो? नहीं। राक्षस हो? नहीं। अमर हो? मैं भी नश्वर हूं, संसार का प्रथम नश्वर। इस प्रकार प्रथम मृत हूं मैं। जिस पथ पर मेरे चरण बढ़े हैं उस पर औरों को भी ले चलना मेरा कार्य है। तुमसे पहले पथ था? नहीं। तो पथ बनाया ही क्यों? जीवन भी नहीं था पहले। आरंभ में मैं भी अमर था। होमकुंड में मैंने अपने अमरत्व की आहुति दे दी, मात्र इस इच्छा से जीवन का चलता है। वाह, सुंदर परिकल्पना है। तो उस दिव्य यज्ञ के अग्निहोत्र कौन थे? यज्ञ का कर्ता भी मैं और जीवन भी तुम और मृत्यु भी तुम। बिना मृत्यु के जीवन कैसे? पथ की बात निकली, क्या कहते हैं पथ? मृत्यु ही तो पथ दर्शक, पथ ही दर्शक है। राह ही दिखानी है। जीवित रहते हुए जिन राहों का सामना होता है वे इतने स्पष्ट नहीं होते। वे घूम फिर कर अदल बदल कर वहीं जा पहुंचते हैं जहां से निकले, फिर खलबली पैदा करते। तब जीवन की राहें हैमलेट के प्रश्न की तरह कार्योन्मुख करने के बदले निष्क्रिय करना ही अधिक होता है। तब बात की राह को बेराह कह सकते। हम काशी में भैरवी यात्रा की बात करते हैं। मुझे लगता है ब्राह्मणों ने यह सिद्ध करने के लिए कि काशी में मरने के बाद घोर पापी भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है, भैरवी यात्रा की परिकल्पना को जन्म दिया। किंतु मेरा विश्वास नहीं है मोक्ष। यदि मरने के बाद स्वर्ग नर्क मोक्ष इत्यादि का स्थान है तो मुझे नहीं लगता मुझे
नर्क के अलावा कोई दूसरा मिल जाता। अपने अंतिम क्षणों में मैं जिस यातना का अनुभव कर रहा हूं उसे भैरवी यातना का नाम दिया जा सकता है। प्राण के परम सत्य के साक्षात्कार का फिसलता क्षण, उसी क्षण प्राणों को जो यात्रा होती है उसे भैरवी यातना कहा जा सकता है ना। मेरुदंड से होकर सिर की खोपड़ी से फूटकर प्राण निकलने का क्षण भैरवी यात्रा का क्षण। लेकिन मुझे भी परम सत्य गोचर होना। पता नहीं, किंतु कोई भी सत्य केवल ग्रहण करने के उद्देश्य से रोका नहीं जा सकता। भैरवी यात्रा तो कदापि नहीं। ठीक, लगता है मेरा अहंकार अभी तक मुझसे छूटा नहीं। मैंने सोचा था भैरवी यातना का अनुभव मेरी साधना की सूची में अंतिम साधना के रूप में शामिल हो। और क्यों ना, यदि यातनाओं का उल्लेख नहीं करूंगा तो मेरी रचनाओं से क्या उल्लेखित होगा? तब रचना का उद्देश्य क्या रह जाएगा? माफ करना, साहित्य तुम्हारा विभाग नहीं, वैसे जीवन भी तुम्हारा विभाग नहीं। मैं तो केवल ये सिद्ध करने के लिए लिखता हूं कि मैं जीवित हूं। खाना तैयार है मधु? क्या सही क्या गलत तुम्हें बाधित नहीं करता? नहीं। स्वर्ग नर्क नीति अनीति ये सब जीवन से जुड़ी परिकल्पनाएं हैं। मेरे लिए न सत्य है न असत्य। एक विधवा से मेरा संबंध, जो सहभागिता मुझे पत्नी से नहीं मिली वो उससे मिली है मुझे। मल्लिका के विषय में कह रहा है ना। पाप पुण्य की बातें मुझसे ज्यादा इसको सताती है। समाज का प्रतिरोध करने के लिए मैंने क्या नहीं किया, सारे बंधन तोड़ दिए, सारे विश्वास उलट दिए। मेरे साहस के लिए मुझे समाज से तालियां भी। मल्लिका भी उसी तरह आई। पुराने विश्वासों ने जो जगह खाली कर दी थी उसमें नया जीवन विधान पनपा ही। वो जगह वैसी ही खाली रही जैसे सुंदर ग्रंथ पंक्ति के बीच में सड़ा हुआ था। फिर पूर्व में जाने की सोचता हूं पर जा नहीं पा रहा। कहो। बाबूजी, आपसे मिलने कोई आए हैं। कह दूं मैं घर पर नहीं हूँ। मैंने कहा था कि तुम्हें मानने को तैयार नहीं है, भीतर ही घुसे चले आ रहे हैं। कौन है वो? राजा शिव प्रसाद जी। ओहो, सितारा है। जी बाबा। यदि तुम एक प्रकार की अमूर्तता हो तो जो द्वार पर है वो दूसरे प्रकार। वो कौन? ईर्ष्या। जब ईर्ष्या भारतेंदु पर हमला करेगी तो क्या तुम सामने बैठे रहो? मैं पिता के कक्ष में। प्रणाम। कहना भेजते मैं खुद चला आता। तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि दरवाजे पर इतनी देर प्रतीक्षा ना कर पाए। मैं तुम्हारा गुरु हूँ। क्षमा कीजिए, आपसे किसी को छिपाना था इसलिए। जानता हूँ कैसे छुपा कर रखा है तुमने। आपके सम्मानवश मैंने ऐसा किया है। मैंने अपनी ही मृत्यु को छिपा रखा है। अरे तुम और तुम्हारी बकवास, तुम्हारी इन कपी चेष्टाओं से काशी के लोग तंग आ चुके हैं। क्षमा करें। हाँ, इसी खिलवाड़ को तुमने सृजनशीलता समझ रखा है। इतना मूर्ख नहीं कि तुम्हारी बात पे विश्वास करूं। अरे ये क्या, जब सारे खेल पुराने पड़ गए तो तुमने क्या मरने का नया खेल शुरू किया? मरने का खेल, अच्छा पद प्रयोग। तुम्हारे धन के कारण काशी के लोगों ने तुम्हें बर्दाश्त किया अब तक बस। नहीं, अब वो धीरे धीरे घट रहा है, तभी तो आप जैसे लोग मेरे घर में घुसने की भ्रष्टा कर रहे हैं। अपने आने का कारण बता, हो सकता है खुद को सुधार दूं। तुम क्या सुधरोगे कुत्ते की दुम है? सारे शहर को आमंत्रित करते हो कि संगीत सभा है और वहां पे गधे का मुखौटा लगाकर चिल्लाते हो। पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवाते हो कि एक अंग्रेज महिला आई है जो पानी पे चलती है, और जब सारा शहर गंगा तट पर जमा हो जाता है तो एक नाव में अप्रैल फूल की पट्टी लगाकर उसे तैरा देते हो। ये तुम्हारा विनोद है? हाँ, वो सब किया मैं। और काव्य पाठ के लिए पैगंबरों की पोशाक पहनना, अंग्रेजों का उपहास करने के लिए जानवरों के मेले में नाटक करना, यह तुम्हारा साहित्य बोध है। इससे आपको तो कोई कष्ट नहीं पहुंचा शिव प्रसाद जी। अरे कैसे नहीं पहुंचा? वो कौन सा नाटक था तुम्हारा जिसमें तुमने चित्रगुप्त के मुंह से सितारा हिंद के बारे में अनर्गल बातें कहलवा दी? वैदिक की हिंसा हिंसा न भक्ति कहते हो। जो भी कहते हो, पर क्या तुम इसे सभ्य आचरण कहते हो? देखिए, वक्र बातें उठाने के लिए मेरे नाटक की पंक्तियों का इस्तेमाल मत किया।
इस आखिरी के पल में किसी से बैर मोलने की इच्छा नहीं है। ये सच है कि आपकी आलोचना करके मेरे मन को आनंद मिलता है, और उस तरह का आनंद सभ्यता का लक्षण तो कतई नहीं, पर आपकी आलोचना करने के मेरे अपने ही कुछ कारण हैं। आपकी हास्यास्पद पदवियां, आपके खिताब, आपका डींगे मारना मुझे बिल्कुल नहीं भाती। आप मुझसे क्यों चलते हैं शिव प्रसाद? मैं अरे मुझे तुमसे कैसी जलन। मेरी कवि वचन सुधा को मिलने वाली सहायता राशि आपने बंद करवाई। मेरी बाल बोधनी भी आप ही की वजह से बंद हुई, जिसमें महिलाओं बच्चों के लिए लेख आदि छपा करते थे। उसे बंद करवाकर आपको कौन सा साम्राज्य हासिल हुआ राजा साहब? मैं इस बकवास का जवाब नहीं देना चाहता। अधिकारियों को मेरे खिलाफ गलत सलत पत्र चाहिए। आपका विश्वास है इस शासन व्यवस्था में? आप भी परिवर्तन चाहते हैं ना? और तुम्हारा घमंड क्या कहना है? तुमने खुद ही अपने बारे में लिख दिया कि हिंदी के एकमात्र अद्वितीय नाटककार तुम हो। अरे तुम केवल नाम के हरिश्चंद्र हो। दरअसल तुम्हें अंदर ही अंदर एक भ्रम है कि तुम मृच्छकटिकम के उदात्त नायक चारुदत्त हो। चारुदत्त भी वैश्य था, तुम भी वैश्य हो। दोनों के पास धन था जो बाद में नहीं रहा, और दोनों के पत्नियों के होते हुए गणिकाओं से संपर्क रहे। लेकिन इतना होने से कोई चारुदत्त नहीं होता, और ना ही राह चलती औरतें वसंत सेनाएं होती हैं। आपकी बातें पूरी तरह से गलत नहीं। प्रेम की चाहत ने मुझे लंपटता की ओर धकेला, विद्रोह की चाहत ने गरीबी की ओर धकेला। हो सकता है मैं असाधारण लेखक नहीं, असाधारण व्यक्ति भी नहीं, ना सही, किंतु आप मुझे नहीं समझ पाए। वो ठीक है, लेकिन तुम जैसे इंसान के इर्द गिर्द चींटियों की तरह मंडराते लोग देखकर ना मुझे बहुत आश्चर्य होता है। रहने दीजिए, वो सब छोड़िए, बताइए क्यों आए थे? हो सकता है उस भूल को सुधार दूंगा। जैसे तुमने अंदर छुपा कर रखा उसे बाहर बुलाओ। मुझे लगता है कि वो ब्रिटेन की महारानी के सचिव का एक पत्र लेकर आया है, जिसमें मेरे उस लेख को इंग्लैंड में प्रकाशित करने के बारे में लिखा है, जहां मैंने हिंदी और फारसी के शब्दों के प्रचलन के बारे में लिखा है। लेकिन तुम अपनी जलन के कारण ऐसा होने नहीं देना चाहते। आपके ज्ञान का मैं पूरा सम्मान करता हूँ। आपका लेख इंग्लैंड में अवश्य छपे, किंतु मेरे घर में जो है वो सचमुच मेरी मृत्यु है। तो ये मृत्यु के साथ तुम्हारी लीला चल रही है। गहराई से निरीक्षण करते हैं आप। इसमें गहराई कैसी? ये पासे और पिशाच सामने पड़े हैं। हाँ, वो मेरे साथ खेल रहे थे। महाप्रभु, आपको क्या चाहिए? महाप्रभु मैं ब्रिटानिया। महाप्रभु आप कभी हमारे घर पर आए? आप आइए तो ऐसा लगेगा जैसे कि सुदामा के घर में श्री कृष्ण का आगमन हुआ। मैं आपके घर नहीं आ सकता, नहीं आना चाहिए। क्यों महाप्रभु? मैं बर्तानिया की महारानी का प्रतिनिधि कतई नहीं। तो फिर आप? मैंने कहा ना, मित्र हूं इनका। एक सामान्य विदेशी यात्री हूं। न मैं इंग्लैंड से हूं, न मेरी भाषा अंग्रेजी है। मैं तो बस काशी नगरी को देखने आया। सूर्य चंद्र यदि
बाबूजी इधर ही आ रहे हैं। हाँ ठीक है, तू जा। ठीक है। अपना लालची स्वभाव देखकर मुझे खुद ही हंसी आ रही है। बच्चे मिठाई पाने पर ऐसे ही करते होंगे, कहीं वो खत्म ना हो जाए, उसका आखिरी हिस्सा भी होठों से चिपकाए रखते। दवाई ले ली। बाबूजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो। ऐसे नहीं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। मुझे क्षमा कर देना बंदी। तुम्हें लग रहा होगा मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी रातों की नींद खराब नहीं करना चाहता। ऐसी बात नहीं है बाबूजी, मैं एक बार विधवा हो चुकी हूँ, दोबारा सिंदूर मिटने का भय नहीं है मुझे। मैं तो आपसे वो बात भी कह सकती हूँ जिसे कहने में आपकी पत्नी तक भी झिझकी थी। आप क्यों इस तरह अपनी मौत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? अब यूं ही करते रहे तो आप मर जाएंगे बाबूजी। मरने की इच्छा नहीं है मेरी, जीना चाहता हूँ, लेकिन एकदम से जीने का ढंग कैसे बने? तुम ही कहो कैसे आराम? आप थक गए हैं। जानता हूँ मल्लिका, यही तो दिक्कत है, जीवन में जल्दबाजी। परंतु आयु की सीमा के पार की साधना की जरूरी है बाबूजी। कैसी साधना? कल रात मैं एक सूची तैयार कर रहा था, यदि मुझे एक और जन्म और इतनी ही संपत्ति मिलती तो मैं क्या क्या करता। तो कहिए, और कौन कौन सी आकांक्षाएं बची हैं आपकी? सो नहीं बनी मल्लिका, मैं एक शुद्ध हिंदी की यूनिवर्सिटी स्थापित करूं, पश्चिमोत्तर देश जाके शिल्प कला का कॉलेज करता, विलायत फ्रांस अमेरिका जाता, ठाकुर जी को बगीचे में स्थापित कर धूमधाम से षट ऋतु का पाठ करता। अभी ढेरों ढेर लिखना है, और केवल तुम्हें, बस तुम्हें प्यार करना। अर्जी हो गया हूं। सुना सुना सेठ राधेश्याम जी ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। नहीं, निष्ठुरता से नहीं कहा, प्रेम पूर्वक ही कहा कि यदि मेरा भाई जमानत देने को तैयार हो जाए तो उन्हें कर्ज देने में कोई हर्ज नहीं। रो नहीं मैं, तुम्हारा रोना देखा नहीं जाता मुझसे, मरने और बच्चों की चिंता नहीं है मुझे। भारतीय कौटुंबिक व्यवस्था भी बड़ी विचित्र है। जीते जी परिवार वाले किसी बात की कोई जिम्मेदारी ना ले, किंतु अंत्येष्टि की जिम्मेदारी बढ़ चढ़ कर लेते। कहो तुम क्या करो? आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबूजी। मल्लिका, अपनी मर्जी से जीना, मर्दों के हाथ ना लगना। यदि तुम्हारे लिए आसानी हो जाए तो गंगा में डूब जाना। छी मल्लिका, मैं कितना शूद्र हो गया कि मैं तुमसे ईर्ष्या करने लगा। ऐसी बातें मत कीजिए बाबूजी। बाबूजी, मैं तो आपके मन की हर बात जान लेती हूँ। अब जो नहीं कहते हैं मैं वो भी समझ लेती हूँ। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखा करिए, दवाई लिया करिए, और दवाई का असर चाहिए तो आपको आराम भी करना होगा। मैं सेवा करके आपकी सेहत वापस लाऊंगी, और मैं ऐसा करूंगी, आप मेरा विश्वास रखिए बाबूजी। किसी भूतों की तरफ काम मत किया कीजिए। यूं तेल तेल करके आपको गलते देखने मुझसे देखा नहीं जाता। मल्लिका, दिमाग की दौड़ की ओर में ये बदन आड़े आ जाए तो मैं क्या करूं? तुम्हें कहो कैसे आराम करूं? आप योग साधना क्या कीजिए बाबूजी। पिताजी की याद है, मृत्यु का हंसते हंसते सामना किया और चुपचाप चल दी। मैं भी सामना करूंगा मल्लिका, मैं कायर नहीं बनूंगा। अगर वो वंचक होगा तो मैं नीच बनूंगा, वो सभ्य होगा तो मैं दीन। छोटी छोटी रियायत से एक एक घड़ी जिंदगी चुराता जाऊंगा। कल आप सती प्रताप नाटक देखा है। लिखते लिखते एक क्षण के लिए मेरे पूरे बदन में बिजली सी कौंध गई। लगा कि जो सावित्री के लिए संभव है वो मेरे लिए भी संभव है। यदि अपने आदमी के प्रति समर्पित रहना ही पतिव्रत है तो सावित्री की साधना मेरी साधना भी तो हो सकती है ना बाबूजी? हंसी नहीं, मेरे पति तो जब शिशु थे तभी चल बसे। पुरुष बनने से पहले ही मेरे जीवन में आने वाले पहले पुरुष तो आप ही हैं। फिर भी मैं पापी हूँ, विधवा हूँ, प्राण स्रोत उकसा नहीं सकती, मैं तो औरत भी नहीं। ये कौन कहता है मल्लिका, तुम एक अद्भुत औरत हो।
बाबूजी, जब पिताजी मुझे काशी में छोड़कर गए तब मैं केवल 12 वर्ष की थी। मैं किसी भी चीज के लिए नहीं रोई थी बाबूजी। मुझे बालों में फूलों को सजाने का बड़ा शौक था, पर जब वो लोग मेरे बाल काटने आए तो मैं सहन ही नहीं कर पाई। बिलक बिलक कर रोने लगी। पिताजी परेशान, न यहाँ मेरा दुख देख सकते थे, न वहां धर्म छोड़ सकते थे। तभी एक पंडित जी के पास गए। पंडित जी ने पिताजी को बिना मुंडन कराए धर्म रक्षा का मार्ग सुझाया। हाँ, यदि धन का लाभ होना हो तो धर्म रक्षा का कोई ना कोई मार्ग ढूंढ निकालते हैं पंडित। हो सकता है बाबूजी, परंतु इससे पिताजी की टीस थोड़ी सी कम हो गई। मेरा मुंडन नहीं कराया गया, केवल माथे का सिंदूर मिटाया गया। काशी छोड़ने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा, बिटिया तुझे काशी में छोड़कर जा रहा हूं। प्रतीक्षा की अंतिम घड़ी तक प्रतीक्षा करने के लिए काशी अनुकूल लगती है। इससे भी उनका जी नहीं भरा तो फिर बोले, बिटिया जीवन की लालसा के जाल में पड़े बिना जीना। तब तो मुझे किसी लालसा का भान तक नहीं था। बालों में फूलों को सजा लेने की चाह को यदि लालसा कहते तो मुझे नहीं पता, परंतु वहां उपस्थित सभी पुरोहितों के आदेश स्पष्ट थे कि आज से तुम्हारे जीवन में न सुख है न दुख, न पीड़ा है न प्यार, आस्था आशा आकांक्षा का कोई अनुभव न हो। अभी अभी खिला तुम्हारा यौवन मुरझा जाना चाहिए। कानों में गीत से, आंखों में हंसी से, तन पर स्पर्श का कोई अनुभव न हो। अभी अभी खिला तुम्हारा यौवन मुरझा जाना चाहिए। आज से तुम्हारा हर दिन अर्थहीन है और अंतहीन होना चाहिए। प्रातःकाल की ओस की बूंद की तरह घुल जाना चाहिए था मेरी यौवन। ऐसा ही हो जाता मल्लिका। जीवन की एक रूपता दुर्घटनाओं से शीघ्र आसानी से मार देती। ऐसा ही हो जाना चाहिए था बाबूजी, परंतु तभी आप आए मेरे जीवन में, घनीभूत पाप की तरह, गहरे घाव की तरह। आपने बड़ी चतुराई से अपनाया मुझे। वैसे औरतों को जीतने में बड़े प्रवीण हैं। भावनाओं के आवेग में मैं कहीं बह न जाऊं, मैं आप ही से चिपटी रही। आपके साहित्य, वक्रता, क्रोध, हठ, धर्म सबको अपना लिया मैंने बाबूजी। मल्लिका, मुझे लगता है कि तुम्हारी कविताओं को प्रकाशित करना चाहिए। मेरे बचे हुए कार्य की सूची में पहला कार्य यही होना चाहिए। मेरी कविताओं को प्रकाशित कराने के लिए आपको जीवित रहना होगा बाबूजी। कोशिश कर रहा हूं। तुम क्या करो? मैं क्या करूंगी? कैसे लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे? बाबूजी, इसकी चिंता मैं नहीं करूंगी, पर मैं यही रहूंगी काशी में, मोक्ष की आशा से नहीं, इसलिए कि काशी सब कुछ अपना लेती है, सब कुछ सहन करती है। मैं यही रहूंगी। सच, रंडिया मुंडिया गंजेड़ी भंगेड़ी सबको स्वीकार किया है शहर में। यहाँ गंगा में खोखला भी तैरता है और मजबूत भी। पर मैं आत्महत्या नहीं करूंगी बाबूजी, मैं जीऊंगी। जीना जरूरी है। हाँ मल्लिका, जीना जरूरी है। शरीर बेचकर जियो, भीख मांग कर जियो, लेकिन जियो। और आप भी मेरी बात मान लीजिए ना बाबूजी, यूं मौत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। मेरी बात मान लीजिए ना बाबूजी, मेरी बात मान लीजिए बाबूजी, यूं मौत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।
बिल्कुल सही समय पे आए। क्षण भर भी विलंब से आते तो खाली हाथ लौटना पड़ता। खेलने के लिए आया हूं मैं। मेरी बंदिका ने लगभग मुझे पूरा वापस खींच। मैंने कहा ना मैं औरतों को नहीं जानता। नींद अच्छी आई? मैं सोता नहीं। क्यों? डरते हो कि प्राण उंगलियों के बीच से फिसल जाए? वो भी कह सकते हैं। मल्लिका पानदान दिया। औरतों की सेवा लेने का अनुभव नहीं है तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मल्लिका के हाथ से पान खाने के लिए मैं प्राण भी त्याग सकता हूँ। कुछ बात करो। हाँ सर, इस तरह भागी क्यों थी? देखिए, आपको यहाँ पे आए 4 दिन हो गए हैं और मैंने इन 4 दिनों में आपकी सेवा में कोई भी कमी नहीं की। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? अवश्य। जो मेरे धर्म की सीमा को ना पार करे वैसी सहायता कर सकता हूँ। क्या आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे? मैं जानता हूँ आप क्या प्रश्न पूछना तो आप चाहते हैं। उत्तर दे दीजिए। नियति का सामना सबको स्वयं करना पड़ता है। अपना जीवन स्वयं जीना पड़ता है। ठीक है, आप खेल आगे बढ़ाएं। हिम्मत ना हारो। क्या रात भर कार्य करते रहे? अधूरे को डालने की जल्दी में। हमारा कमरा ठीक, वहां से दिखने वाले दृश्य बड़े अद्भुत। काशी की दृष्टि से तो बिरले, नहीं तो काशी में अधिकतर घरों से जो दिखाई देता है वो 2-4 फीट उस तरफ की दीवार, बंद दरवाजे, बंद खिड़कियां, बस। अच्छे मेजबान हो तुम। मेरे जीवन की 2 महत्वपूर्ण घटनाएं उसी कमरे में घटी। एक बार मैं वहां बैठा कुछ लिख रहा, मैंने खिड़की से बाहर देखा, बाहर बसंत के रंग फैले, नीचे बच्चे पतंग उड़ा रहे थे, फल फूल बेचने वाले आवाज लगा रहे थे, चारों तरफ उल्लास था। मेरे भीतर जैसे प्रेम का सोता सा फूट रहा था। तब आई थी, तब उसका नाम कुछ और था। एक और घटना है जो उसी दिन घटी थी। एक अंग्रेज अधिकारी का द्वेष मैंने उसी खिड़की से मोल लिया था, लेकिन वो रहने दो। कहानी सुनाकर नियति से भागने वाला कायर मैं नहीं, कहानी सुनाकर नियति से बचने वाले अरेबियन नाइट्स में हूं। तो खेल शुरू करें। आज तुम्हारी चाल है। मल्लिका, चाहो तो तुम भी आकर बैठ जाओ। अगर तुम साथ में हो तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं। नहीं, इसको निकालिए, उसमें कैमरे में साइड हेडफोन को हटा दीजिए, फिर कैमरे के पास कान लगा दीजिए। मैं गंगा में डूबकर अपनी जान दे दूंगी। तो ही बताओ, ऐसे गंदी बातें सुनकर मैं कैसे जीऊं? मंजरी, तुम इस तरह लगातार रोती रहोगी तो कैसे होगा? अब तो रोना बंद करो और बताओ उसने कहा क्या? उन गंदी बातों को मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? बोला, वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ सोती हूँ। हम दोनों बाबूजी की नकल कर रहे हैं, कहकर गंदे तरीके से हंसा। क्या? बाबूजी के बारे में गंदी बातें बोला? मैं उसकी चमड़ी उधेड़ दूंगा। इतना ही नहीं बोला, कहता है कि विधवा आश्रम के सचिव को हम दोनों के बारे में सब कुछ बता देगा और मुझे धमकाया भी कि रास्ते पर लेकर आ जाएगा। मैं सच
खुश हो जाएगा। बर्दाश्त करेगा, मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। बोला देखो, ये चिल्लाकर गड़बड़ ना कर बैठना, नहीं तो यही सही बात भी बिगड़ जाएगी। उस मुटवे को पाठ पढ़ाना मैं भी जानता हूँ। मंजरी, हम दोनों शादी क्यों ना कर लें? ब्रह्म समाजी बनेंगे तो विधवा विवाह करा देंगे। बोलो, मैं उनसे बात करके आया हूँ। ठीक है बोला, विधवा विवाह कर लेंगे, लेकिन उसके बाद जीने के लिए क्या करेंगे? कहाँ जाऊंगी मैं? मेरे पास अभी रहने के लिए विधवा आश्रम, और तुम मर्दों का क्या है? तुम तो मंदिर के चबूतरे पर सोकर भी जी लेते हो। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगी? बोला बात तो सही है मंजरी। अरे भोला मंत्री, एक बार पोशाक पहनकर तो देख लो। कैसे लोग हैं, इतना भी नहीं समझते कि देर हो रही है। आए विनायक दादा, मंजरी सच सच बताओ, उस मुटवे ने हाथ तो नहीं लगाया ना? अगर मैं चुप रहती ना बोला तो वो भी हो जाता। मुझे सताता है कि रात के वक्त आश्रम के बाहर आकर मिलूं। अब तक मानी नहीं, इसलिए नाराज है। एक बार वो मिल जाए ना तो कहाँ ना बोला, ये चिल्लाकर गड़बड़ मत करना, वो कुछ भी कर सकता है। मैं बाबूजी से बात करके देखता हूँ। नहीं, एक तो उनका स्वास्थ्य भी बिगड़ा हुआ है, अपना दुखड़ा रोककर बाबूजी को क्यों सताए? और मैंने तो सुना है कि बाबूजी पैसे वैसे को लेकर भी जरा तंगी में है। ये बात? हाँ, वो सेठ राधे श्याम जी है ना, उन्होंने बाबूजी को पैसे देने से मना कर दिया है। ये बात तो सेठ जी की नौकरानी है ना लक्ष्मी, उसने। तो बाबूजी से भी बात करने का कोई फायदा नहीं। अब लेकिन बोला, मैंने मल्लिका जी से बात कर ली है, उन्होंने कहा है कि ठीक है बात करेंगे। अब तुम नाराज ना होना, मैं तुमसे पूछे बगैर ही बात करके आ गई। भैया, सारी बातें आज कर लोगे, कल के लिए भी कुछ छोड़ दो। तुम चुप रहो, मजाक मत करो, जाओ यहाँ से। नाराज ना होना। बोला, बाबूजी भी यहाँ पर आने वाले, शायद नाटक के अभ्यास के लिए। अच्छा, हाँ, वो स्वामी जी तो यही कह रहे थे। तुम औरतों को ये बातें मालूम कैसे हो जाती है? क्योंकि हम औरतें अपनी आंख और कान खुले रखती हैं, तुम मर्दों की तरह नहीं। अरे चलो, वो स्वामी जी बुला रहे हैं। चलो भाई, आ जाओ सब, आ जाओ। बोला, ये तो मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुमने जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया ना तो मैं गंगा में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। तुम औरतें बात बात पर रोना भी शुरू करती हो। रोना बंद करो। आओ भाई, आ जाओ सब, आ जाओ। और देखो तुम लोग ना शांत रहना सीखो, तुम लोग थोड़ा गंभीर रहना सीखो। काली, ये काली, दांत क्यों दिखा रहा है? इस तरह दांत दिखाने से तू सुंदर नहीं हो जाएगा। और देखो, आज हमारे नाटक का अभ्यास देखने बाबूजी आ सकते हैं, और उनके साथ जो विदेशी अतिथि हैं वे भी आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, तो फिर वे कौन है? कुछ नहीं, मैंने कहा ना, न वे मिट्टी है न वे मृत्यु है, वे बस इंग्लैंड से आए हुए बाबूजी के मित्र हैं जो उन्हीं की तरह विनोदी स्वभाव के हैं। लेकिन लीलावती जी, यूं बनना सवरना, ऐसे साड़ी पहनेंगी आप, याद नहीं आज के नाटक में आप एक उम्र वाली बुढ़िया है। ठीक है, नहीं पहनूंगी ढंग से। पता नहीं मैं ढंग से रहूं तो इन लोग का क्या चला जाता है। अच्छा देखो, आज की तारीख को मात्र अभ्यास मत समझो, पूरी श्रद्धा से काम करना। और ये मिश्रा नहीं है अभी तक। अरे वो कराएगा इतनी जल्दी? कह तो रहे थे क्या जल्दी आ जाएंगे? बाबूजी आ गए। ये स्नान घाट हम काशी के लोगों के लिए सर्वस्व है। हम काशी निवासी यहीं खाते पहनते उड़ते बैठते हैं। हमारी सारी कमाई इन्हीं घाटों से होती है और ज्यादातर कमाई भोले यात्रियों को लूट कर की जाती है। यह है मेरे अभिनेता। मैंने इंग्लैंड के प्रख्यात अभिनेताओं के बारे में सुन रखा है, सुना है उनका उच्चारण और अभिनय बड़ा सहज होता है, और मुझे लगता है कि मेरे अभिनेता उनसे कम नहीं है। या अमीर भले ना हो पर सब में। ये विनायक, मंडली का लोहार, कुमार, बढ़ई सब यही। बोलने में कभी कभी बंगाली अपभ्रंश आ जाता है, पर ये सुधार लेता है, अच्छा भी है। ये गोस्वामी जी मंडली के मुखिया है, मजबूत आवाज, अच्छा गला है, अच्छे अभिनेता है, पर जरा जल्दी क्रोध में आ जाता है। वैसे अभी तक मुझ पर नहीं झपटे, इसलिए साफ नहीं कह सकते। ये भोला है। हेलो सर, हाउ डू यू फील काशी सर? भोलानाथ पढ़ा लिखा है, खड़ी बोली में कविताएं करता है, कभी कभी मेरी शैली का अनुसरण करता है, पर सुधार देता है, अच्छा अभिनेता है। ये लीलावती अच्छी अभिनेत्री, ये मंजरी, ये कालीचरण, ये माधव, ये गजानन। बाबूजी आपने इतनी बड़ा चढ़ाकर हमारी प्रशंसा कर दी, पता नहीं हम इसके लायक हैं भी हैं। आज हम बाबूजी का ही लिखा एक रसीला प्रहसन यानी कॉमेडी कर रहे हैं, इसमें एक राजा होता है। अरे भाई सुना
बनाने मत लग जाइए, दिखाई और सुनो बाबूजी अभ्यास देखने के ये है उमाशंकर मिश्र, यहाँ के प्रख्यात पुरोहित वंश का युवक है। इसमें धैर्य, प्रतिभा सब कुछ है, बस समय का पालन नहीं करता। इसके घर वालों ने जो नहीं किया ये वो सब करना चाहता है, इसलिए पीने की लत लगा ली। फिर एक नाटक में पियक्कड़ पुरोहित का पात्र कर रहा है, पीने का सच्चा अनुभव पाने के लिए रोज भी करा। बाबूजी, आज नाटक में पियक्कड़ का पात्र तो नहीं, फिर भी वास्तविकता का अभ्यास ना मिटे, इसलिए आज भी पीकर आया है। बाबूजी मैं आज पीकर नहीं आया, आज तो देरी से आने की वजह मेरी पत्नी है। लो, अब इनसे शादी करने की वजह से मंगला दीदी को ये सब भी सुनना पड़ेगा। हंसिए मत, आज मंगला को मैंने नई साड़ी खरीद के दी। आज हमारी शादी को 1 वर्ष हो गया। बाबूजी ने ही शादी कराई थी। और पहले मंगला इसी मंडली में थी। वो नई साड़ी देख तो मंगला बेहद खुशी, हाँ, पर बस रो पड़ा। वो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। खुशी के मारे उसने इतना स्वादिष्ट खाना पकाया, मेरे पेट भर गया। पेट भारी हो गया, अब नींद आ गई है ना? बाबूजी शुरू करें? हाँ शुरू। एयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायमस्तति च एक विद्या मनुष्यश्च इस्त्वया वर्णामेश इस्त्व तृतीय। प्रणाम। नाटक सती प्रताप की रचना कहाँ तक हुई ये जानने के लिए आया। ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उत्सव का शुभारंभ नए नाटक से। उसी पर काम चल रहा है। कुछ शंकाओं का निवारण करना था, इसीलिए पंडित जी से अनुरोध किया कि कठोपनिषद के उसके कुछ भाग दोबारा पढ़ें और इसकी व्याख्या करें। अच्छा, अभी नए नाटक के लिए समय तो नहीं हुआ है। हाँ, हाँ ठीक है, कल तक इंतजार करो, पूरा होता है तो ठीक है, नहीं तो नए नाटक का विचार ही त्याग दें। ठीक है। और वैसे भी जो नाटक लिखा नहीं गया उसके लिए उतना हाँ, अभ्यास कैसा चल? अच्छा सर, बाकी सब प्रबंध सभी कलाकार आ रहे हैं, प्रबंध हो रहे हैं। ठीक है, अभी मेरे बहुत से काम होते हैं। कुछ लोगों की धारणा है कि मरणोपरांत मनुष्य है और कुछ के अनुसार नहीं। मरण के विषय में उत्तर देने की कृपा करते हैं। इस प्रकार नचिकेता ने अपना तीसरा व अंतिम वर मांगा। उत्तर देते हुए यम देवता ने कहा, बालक, ये देवताओं के लिए भी प्रश्न चिंता का है, धर्म का विषय है, अत्यंत सूक्ष्म है, स्पष्ट रूप से समझना अत्यंत कठिन है। हट ना कर, कोई अन्य वर मांग। किंतु नचिकेता अपने हट पर अडिग रहता है। तब यम देवता श्लोक 22 और 23 के उत्तर के बदले नचिकेता को दीर्घायु, गोए, पुत्र, प्रपौत्र, हाथी, घोड़े, भूमि और राज्य का प्रस्ताव देते हैं। भोग का लालच भी देते हैं। अब समझ में आ रहा है कि बालक नचिकेता ही क्यों। यदि वो मेरी तरह होता या व्रत होता तो लालसाओं का शिकार हो जाता। भोग का लालच नहीं तो कम से कम दीर्घायु के जाल में तो फंस ही जाए। आपकी जिज्ञासा का एक और
बाबूजी, अब आपके आराम का समय हो चला है। मेरी जान बचाने वाले कोतवाल की तरह बात कर रही हूँ मैं। आपके भले के लिए ही तो कहती है, आप विश्राम कीजिए, मैं फिर आऊंगी। पंडित जी, यदि सभी संप्रदायवादी आप ही के सलीके होते तो मैं सबका सम्मान करता। यही बात संप्रदाय के बारे में कहें तो? मेरा मान मेरी और घुमा दिया द्वार तक ना आए, फिर मिलेंगे। आपके भाई ने पत्र लिखा है। एक ही घर में रहकर उन्हें पत्र लिखना पड़ रहा है, इस बात का दुख है मुझे। कभी कभी आत्मीय जनों का दूर रहना अच्छा होता है मल्लिका, तभी तो निकट आना संभव हो पाता है। सुना कि आपके घरवाले की मनस्थिति ठीक नहीं, क्यों सताते हैं आप उन्हें इतना? मल्लिका, तुम सुबह से तीसरी हो जिसने मुझे ये उपदेश दिया। पहला मेरा भाई, दूसरे है हमारे घर के वैद्य जी। अपना सारा होम्योपैथिक ज्ञान इस्तेमाल करके बंगाली मिश्रित हिंदी में 3 पन्नों का पत्र लिखा है। अब आप उनके वैद्य ज्ञान की क्यों आलोचना करते हैं? अरे मैं उनके वैद्य ज्ञान की नहीं, मैं उनके भाषा की आलोचना कर रहा हूँ। मैंने अपनी पत्नी से ठीक व्यवहार नहीं किया, ये बताने के लिए उस मूर्ख ने 3 पन्ने क्यों बर्बाद किए। क्या जवाब दिया आपने? कह दिया है, लिख दिया है भाई की मेरी उपेक्षा ही उसकी बीमारी का कारण है। फिर भी बताइए तो सही, क्या लिखा आपने? कह दिया है कि भाई मेरा मन मरकट जैसा है, बीवी नामक खूंटे से बांध कर नहीं रख सकता अपने मन को। आप जो कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। गलत भी तो नहीं है। मैंने इस बात का तो ध्यान रखा कि विवाह के बाद उसे किसी चीज की कोई परेशानी ना हो। आप नहीं समझेंगे, 2 बेटे जो पैदा होते से ही मर गए, बची एक बिटिया वो भी अपंग, और उसपे से आपकी ऐसी निष्ठा। मल्लिका, जो मर गए क्या वो मेरे बेटे नहीं थे? जब मेरी रोगग्रस्त बेटी घुटे हुए गले से मेरे सामने से गुजरती है तो क्या मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचती? नहीं मल्लिका, दया टिड्डों की तरह होती है। यदि वो जीवन पर लग जाए तो जीवन को सफा चट कर देती। मेरा एक ही जीवन है और वो मेरा ही होकर रहे बस। आपका खेल कैसा चल रहा है? अभी तक तो हारा नहीं, लेकिन एक न एक दिन हार निश्चित है और मुझे उसका भी भय नहीं। तो फिर कौन सी बात है जो आपको परेशान कर रही है? कौन सी बात है जो अंदर ही अंदर आपको खाए जा रही है? मल्लिका, आज 5 दिन हो गए उसे यहाँ, लेकिन मैं अब तक भी उसे समझ नहीं पा रहा। यदि वो मृत्यु होता तो दुर्घटना बन के आता, विष बाण बंदूक बन के आता, लेकिन वो सभ्य नागरिक की तरह है। मुग्ध मुख का मूर्ख कलाकार है, जो पूछो सबका जवाब देता है, प्यास लगने पे पानी लाए आता है, और कुछ पूछो तो कहता है तुम्हें अपने साथ ले जाने आया। वो कोई भोला भाला इंसान भी तो हो सकता है बाबू। मल्लिका जानती, कल रात एक भयानक विचार मेरे मन में आया, उसकी हत्या कर देने का विचार। मारने के कई तरीकों के बारे में सोचा कि कहां मारने पर प्राण आसानी से निकल सकते हैं। पता है मल्लिका, उसके प्राण कहां है? उसके मस्तक में। उसमें अगर तलवार चुभो दो तो वो खोखले में से खोखली बन के निकले। उसका मस्तिष्क एक भयानक यंत्र है मल्लिका, भावना शून्य यंत्र। पहली बार आप ऐसी बातें कर रहे हैं। मृत्यु का सामना भी तो पहली बार कर रहा हूँ मल्लिका। रात में उसके कमरे तक वो वहां बैठा कुछ लिख रहा। अचानक वो उठा, सिर ऊपर उठाया और मुस्कुराया, कमरे में घूमने लगा। उसका व्यवहार इतना सहज था कि मैं अपना कुतूहल रोक नहीं पाया। मैं भीतर गया, उससे बातें की और लौट आया। बाबूजी, अब मुझे यकीन हो चला है कि आपका रचा हुआ कोई खेल है और जल्द ही समाप्त हो जाएगा, और आपका मन फिर दूसरे नए खेल की तरफ मुड़ जाएगा। बिना उद्वेग के आप जी ही नहीं सकते। और इतनी तैयारी के बाद शायद प्राण त्यागना आवश्यक होगा। बाबूजी, चलिए ना, कहीं घूम कर आते हैं, कहीं दूर सागर किनारे। तिरुवनंतपुरम के महाराजा के मित्र है ना, हम वहीं चलेंगे। हो सकता है सागर की लहरें आपके मन की हलचल को थोड़ा सा कम कर दे। किसने कहा कि मेरे मन में हलचल है मल्लिका? कुश्ती के अखाड़े में हूँ इस वक्त। कहो तो गंगा की धार को पलट दूं, विश्वनाथ जी का मंदिर उठाकर बगल में पटक दूं। अगर कुछ असाध्य है तो उसको साध कर दिखाऊं। अपना मुझे अंग्रेजों का सम्मान चाहिए और ना ही सागर की लहरें। और मृत्यु से खेलने के उत्साह में मुझे अपने कान्हा को नहीं भूलना चाहिए।
अपने मंगल मूर्ति को नहीं भूलना चाहिए। अब अपने अहंकार को पटक देने का मन हो रहा है, रोने की इच्छा हो रही है। मुझे अपने काला को नहीं भूलना चाहिए। अपने कृष्ण को नहीं भूलना चाहिए। अपने मूर्ति जब से हरिश्चंद्र की अस्वस्थता की खबर सुनी है, मेरा मन बहुत व्याकुल है। माना कि मेरे और हरिश्चंद्र के बीच में मतभेद थे, लेकिन मैं इतना निष्ठुर व्यक्ति नहीं कि किसी के कष्ट काल में भी न पिघलूं। हरिश्चंद्र मेरा विद्यार्थी है, ना थोड़ा सरफिरा है, लेकिन बहुत होनहार है। और वो मेरा ही शिष्य बना रहता तो मैं उसे क्या से क्या बना देता, सोना बना देता। लेकिन वो बना और मैं अरे ये लक्कड़ पक्कड़ जा रहे हैं। इनसे ही हरिश्चंद्र का हाल पूछता हूँ। ए लक्कड़ पक्कड़ सुनो, इधर सुनो। हमनी के ना रोकिए शिव प्रसाद जी, हमने रुकबे की स्थिति में ना है। चिंता हमनी के हृदय का घेर ले। ए लक्कड़ पकड़, जरा ठहरो। हाँ, बताओ तो बात क्या है भाई? हमने सीधे बाबूजी के घर की तरफ जाता नहीं, समझ में नहीं आवत के रहुआ की खबर कौनो मुंह से सुनाई। ये एक भयानक अपशगुन तो है। ए लक्कड़ पकड़, देखो तुम्हें हमारी कसम, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ, क्या बाबूजी की अस्वस्थता की खबर शहर भर में फैली हुई है? हाँ, बताओ बात क्या है, बात बताओ। कल रात जब काम खत्म भइली तो आधी रात बीत गईला। हमन थकल तो रहली, बैठ गए पीबे खातिर। अब ना पिपते तो नींदो ना होती, पर का हुआ नींदो ना भाई, और यहाँ गमो नहीं था कि कम भाई। आकाश का तारा हट गए, भयानक कन्हैया छा गई और ऐसा लागे जैसे काशी नगरिया लुप्त हो गई हो। तब तक बाबा विश्वनाथ जी जाने कितनी देर तक ऐसा बैठे रह गए। तब हम लक्कड़ का जगाए, ये लक्कड़। हम पकड़ की बात से जाग गई, तब हमें सामने वो दिखाई पड़ा। घोर अंधारे में ओकरा के उज्जर बाल, नीली अखियां चमकत रहे। डरा के मारे हमारा पूरा बदन कांपेला। तब तक हम ओकरा के देख ले रहे, वो सीधे नाव की तरफ जात रहा। तब हम लक्कड़ से पूछनी, ये लक्कड़, क्या वो बाबूजी रहे? तब हम बाबूजी से बात न कर ली, ना बाबूजी के चिल्ला वो कर ली है, बाबूजी पानी में ना उतरिए।
फिर क्या हुआ? ने सब यही बात पक्का करे खातिर जात हो, तड़के द्वार ना खटखटा ही मारे यहाँ से वहां भटकत रहे। अब है तो ये आप सकुन, ईश्वर करे सब ठीक हो। हाँ चलो चलो वहीं चल के पता करते हैं। हाँ चलो चलो चलो। बाबूजी उठिए, बाबूजी उठिए, बाबूजी उठिए ना। बाबूजी आप ऐसे निढाल क्यों पड़े हैं? बाबूजी उठिए, बाबूजी हमें मंदिर चलना है। मैंने ठाकुर जी से मदद मांगी थी कि आप ठीक हो जाएंगे तो मैं चांदी का कंगन चढ़ाऊंगी। उठिए बाबूजी उठिए, वो जा चुका है। मैं अभी उसके कमरे में सो कर आई हूँ, वहां उसका कोई भी सामान नहीं है, वो चला गया। बाबूजी उठिए ना। कौन चला गया? मृत्यु, वो जा चुका है बाबूजी। उठिए उठिए बाबूजी। अंबिका, मैं खेल में हार गया। खेल में हार गए? कब हार गए? कल रात। नहीं, रात भी नहीं, दिन भी नहीं, नहीं, बस पॉप फटने वाली थी। नहीं बाबूजी, जब मैं आई तो अंदर से साकड़ लगी हुई थी। जब अंदर से कमरा बंद था तो मैं कैसे हार सकते? मैं खेल में हार गया मत। नहीं बाबूजी, आप नहीं हार सकते। मेरा तन मन सब एक साथ बोल पड़े कि अब हो गया, चलो चलते। उसकी वो बात अब भी याद आ रही है जब उसने कहा था उसके लिए ना सत्य है। वो धीरे से उठ के आया और मेरे भीतर लीन हो गया। बाबूजी, उसने कोई टोना किया होगा हम पे। हम कैसे हार सकते हैं बाबूजी? खेल में हार? नहीं बाबूजी। मेरा मन इतनी जागृत अवस्था में कभी नहीं था मल्लिका। आज तड़के ही मणिकर्णिका का घाट पे लकड़ फटे ने दोनों ने उसे अपनी आंखों से देखा है बाबूजी, जाते हुए नदी पार करते हुए। तो आप कैसे हार सकते? वो भी अनुभव किया। उसके नाव पर बैठने के बाद मैं भी नाव पर बैठा। वो काशी की ओर अभिमुख होकर बैठा था, मैं विमुख। छाया कोहरा सारे वातावरण में भर गया। नदी, आकाश, धरती सब धूमिल हो गए थे। पानी, गंध कुछ भी नहीं, रास्ते भी नहीं थे, रास्ता दिखाने वाले निशान भी नहीं थे। पितरों को रास्ता दिखाने वाले दिए देखे, जमे हुए, आग में चमकते सत्यों की तरह लगे हुए। बांसों पर प्राण पक्षियों को देखा, दोलायमान स्थिति में डोलते गिरते, पंख फड़फड़ाते और वापस उसी तंग जिंदगी में जा चिपकते। ऊपर कोहरा, नीचे कोहरा, नाव मध्य में तैर रही थी। सब कुछ विलुप्त हो गया था, केवल मध्य अस्तित्व अब भी विलुप्त नहीं हुआ था मल्लिका। बाबूजी, जब मैंने लक्कड़ पक्कड़ से जोड़ देके बोला तो उन्होंने कहा वो कोई और था, वो कोई और ही ना होगा ना बाबूजी। आपने हाँ बाबूजी। बाबूजी, मुझे भय लग रहा है। आप देखिए, बाहर सब आ रहे ना बाबूजी। सती प्रताप नाटक अधूरा रखा है बाबूजी। कैसे यहाँ पे नाट्य उत्सव शुरू करना है? उठिए बाबूजी। सती प्रताप का अधूरा रहना ही अनिवार्य है मल्लिका। सावित्री का मौत को जीतना, नचिकेता का यम को जीतना पुराणों में संभव है, यथार्थ में नहीं।
भय लग रहा है। मैं आपके भाइयों को बुलवा लेती हूँ। तुम्हें बुलाने की आवश्यकता नहीं, वे आ जाएंगे। उनके आने से पहले तुम यहाँ से चली जाओगा। मैं नहीं जाऊँगी। अंत्येष्टि तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं। आपको मेरी सौगंध है बाबूजी। जाओ मल्लिका, जाओ, मेरे पीछे मत आओ। बाबूजी उठ जाइए। जाओ मल्लिका, मेरे लिए उठ जाइए बाबूजी। जाओ मल्लिका, जाओ। कैसे ही मेरे पीछे मत आओ। जाओ मल्लिका। मेरे पीछे मत आओ। खेल में हारी मैं, वो नहीं। उन्होंने तो अपना निर्णय बदला ही नहीं। वो देह त्याग का अनुभव करना चाहते थे। वो अतीन्द्रिय की बातें करते थे। तब मुझे डर लगना चाहिए था, भय होना चाहिए था, रोना आना चाहिए था, पर ऐसा कुछ नहीं। मुझे रोमांच का अनुभव हुआ। उन्होंने अपना जीवन जिया, अब मुझे अपना जीवन जीना है। मैं धन्य हूं। मैं धन्य हूं कि उन्होंने अपने अंतिम क्षण मेरे साथ बांटे। रेखाएं चिन्ह मिट चुके हैं जिसके, वो अजगर जैसा जीवन मेरे सामने बिछा है। मेरी हर राह के बेराह होने तक मैं हठपूर्वक जीऊंगी। मैं जीऊंगी बाबूजी, मैं जीऊंगी, पर आपके बगैर, आपके बगैर कैसे जीऊं बाबूजी? आपके बगैर कैसे जीऊं? कच्चा है रे। पहली बार बाबूजी से बात करने की कोशिश की, पात्र मांगने गया था। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करेंगे। ये भी कोई उम्र थी मरने की। जाने किस मुंह से हमने ये खबर सबको सुनाई। माफ कीजिएगा, आप में से कोई वहां दिखाई नहीं दिया तो सोचा यहाँ आके पता कर लूं। बोला, मालूम चला अंत्येष्टि का समय कब है? शाम हो सकती, रिश्ते नातेदार आने बाकी, अंतिम दर्शन के लिए भी तो लोग आ रहे हैं। मरते समय भी अपना हक साफ। बहुत हिम्मती था। नाराज ना होना, इसीलिए पूछ रहा हूं कि हमें कोई ना कोई निर्णय तो लेना ही होगा। बताइए क्या करें? विनायक,
नाट्य उत्सव होगा। आज के बाद काशी में ना ही नाटक होगा और ना ही उत्सव। बाहर में जाए नाटक और बाहर में जाए सब कुछ। गोस्वामी जी, ऐसे बैठ गए तो कैसे काम चलेगा? अभी तो टाल ही देते हैं। लेकिन कितने दिन तक? स्पष्ट कहिए, क्या करें? विनायक ठीक कह रहा है। सारा सामान किराए पर ले रखा है, पेश भी दे रखी है। बोलो नाना, क्या करें बोलो। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। बाबूजी जिंदा होते तो क्या कहते, सोचिए। माफ कीजिएगा, बीच में बोल रहा हूं, लेकिन ये नाट्य उत्सव बंद मत कीजिए। हाँ, मैं भी वही कर रहा हूँ कि नाट्योत्सव नहीं रुकना चाहिए। जी, बस ये 13 दिन बीत जाने दीजिए। उसके बाद एक अच्छा सा दिन देखकर उन्हीं के नाम पे नाट्योत्सव कीजिए। और कोई भी जरूरत हो तो निसंकोच मुझसे कहें। चलता हूं। हम भी अपनी हैसियत के अनुसार करने को तैयार हैं। शिव प्रसाद जी ने जैसा कहा वैसा ही करेंगे। अंत्येष्टि संस्कार के बाद कोई शुभ मुहूर्त देखकर नाट्योत्सव का शुभारंभ कर देंगे। पूरी श्रद्धा से काम करेंगे। बाबूजी की स्मृति में इससे सच्ची कोई सेवा नहीं हो सकती। बाबूजी कहा करते थे, नाटक कभी नहीं रुकता, नाटक कभी नहीं रुकना चाहिए। देसी खुद पर देसी बने, देसी खुद पर देसी बने, मृत्यु बन गई विदेशी, मृत्यु बन गई विदेशी। नाटक की निर्देशिका, संकल्पना और परिकल्पना करने वाली सुश्री प्रीति झा तिवारी जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे नाटक के बारे में उनसे संवाद करें और इसकी संकल्पना और परिकल्पना के बारे में आपकी बात साझा करें। और ये जो पूरा सेट जो देखा नाटक का, उसको डिजाइन
टेंशन था कि पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं, तो पता नहीं क्या कर पाए, कितना न्याय कर पाएंगे तो आप लोग ही बताओगे। लेकिन और ये इस नाटक की चौथी प्रस्तुति थी और सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है कि भारत भवन की तरफ से हमें न्यौता मिला इस नाटक को करने का। भारत भवन की एक अपनी गरिमा है और अगर हम यहाँ नाटक करते हैं तभी हमें लगता है कि हम कितना सक्सेस कर पाए। इसलिए भारत भवन का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं आपने कितना रिसीव किया, जितना भी रिसीव किया थैंक यू सो मच। क्योंकि मैं इसका मैं बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि टाइम कम था। इस नाटक को सिर्फ हमने 10 दिन में तैयार किया था और 10 दिन में इस नाटक को तैयार करना सच में बहुत बड़ी क्या कहते चैलेंज था, बट हमें स्वीकारा और पूरी मेहनत करनी पड़ी। इसके लिए कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ गलतियाँ होगी, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ अगर हमसे कुछ गलतियाँ हुई। और थैंक यू सो मच, आप सभी लोग आए और मैं अपनी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि जब मैं बोलती हूँ, जिस टाइम पे बोलती हूँ, मेरी टीम हमारे साथ रहती है और यही मेरी शक्ति, यही मेरी ताकत है। इसके बगैर मैं कुछ भी नहीं कर सकती, ये फैक्ट है। दिस इज